आपने बताया कि जो सिंगल सेल था, जहाँ से वो स्मेल के जो रिसेप्टर है वो बने हैं, तो वो जी। प्रोकैरियोटिक सेल था या कि यूकैरियोटिक सेल था? जी, बहुत अच्छा सवाल है। शुरू के जो खलिए थे, ज़ाहिर है वो बहुत सादा थे। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी उनमें कोई मरकज़ा नहीं था, उनमें ऑर्गेनेल्स नहीं थे जो यूकैरियोटिक खलिए में होते हैं। उसके बाद बहुत अरसे के बाद यूकैरियोटिक खलिए इर्तिका पज़ीर हुए जो ज़्यादा पेचीदा हैं, और फिर यूकैरियोटिक खलिए जो थे वो कसीर खलीली जानवरों के आगाज़ का बाइस बने, क्योंकि यूकैरियोटिक खलियों में वो इजाफी काबिलियत थी। मिसाल के तौर पर उनमें ऑक्सीजन के यानी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है, और हम इर्तिका के हवाले से जो समर लेक्चर सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे सूंघने के हिस्स का इर्तिका कैसे हुआ, यानी सेंस ऑफ स्मेल कैसे इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इस सीरीज में दिलचस्पी ले रहे हैं और लेक्चर को अटेंड करते हैं, सवाल करते हैं। उसके अलावा जैसे राजा साहब भी बता चुके हैं, मैंने भी ये आपको बताया था कि ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं इनके वीडियोस राजा साहब भी अपने वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अपलोड होते हैं। तो आप अगर कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते तो वो बाद में यकीनन यूट्यूब चैनल पे ये सब कुछ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें सेंस ऑफ स्मेल की इवोल्यूशन का एक खाका दिखाया गया है 60 करोड़ साल पहले से लेके आज तक। तो आज हम इसको जरा कुछ तफसील से देखेंगे। तो पहली तो बात ये ध्यान में रखने की है कि सेंस ऑफ स्मेल, यानी जिसे ऑल्फैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, ये हमारी हिस्सियात में सबसे पुरानी हिस्स है, यानी सबसे पहले इर्तिका पजीर होने वाली हिस्स है। आज से 700-800 मिलियन साल पहले यखुल्वी जानवर समुद्र में मौजूद थे, और यखुल्वी जानवरों में भी सेंस स्मेल करने की वो मौजूद थी। अगर हम ये समझ लें कि सेंस स्मेल करने की सेंस जो, इसका मतलब क्या है, स्मेल का मतलब क्या है? स्मेल का मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो केमिकल मौजूद हैं उन्हें डिटेक्ट करने का तरीका, ये है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ टेस्ट भी यही है। अगले लेक्चर में हम सेंस ऑफ टेस्ट पे बात करेंगे। तो सेंस ऑफ स्मेल बेसिकली हवा में, अगर इंसानों की सेंस ऑफ स्मेल की बात करें, हवा में जो मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं हवा के साथ, उन्हें डिटेक्ट करने की जो हिस्स है, काबिलियत है, उसे सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं। इसे कीमो रिसेप्शन कहते हैं, यानी बेसिकली हम केमिकल डिटेक्ट कर रहे हैं, राइट? और पानी में आज से करोड़ों साल पहले जब यखुल्वी जानवर पानी में थे, उस वक्त भी केमिकल्स मौजूद थे पानी में जो खतरे की निशानी हो सकते थे या जो ग़िज़ा की निशानी हो सकते थे, राइट? तो आज भी यखुल्वी जानवर, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो आपको शायद इल्म होगा कि बैक्टीरिया की जितनी तादाद जमीन पुश्ती पर या हवा में है, उससे कई गुना ज्यादा तादाद जो है वो पानी में, समुद्र में है। और समुद्र में यखुल्वी जानवर, बैक्टीरिया, आज भी यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं कि मॉलिक्यूल डिटेक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि खतरा किस तरफ है या ग़िज़ा किस तरफ है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, राइट? तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें भी ये कीमो रिसेप्शन मौजूद थी। और ये फिर जब आज से कुछ 60-70 करोड़ साल पहले कसे खुल्वी जानवरों का इर्तिका शुरू हुआ, तो उनमें भी ये काबिलियत मौजूद थी कि वो केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकें। और फिर जैसे जैसे नर्वस सिस्टम का इर्तिका हुआ, जैसे आजकल हम देखते हैं पखरी जानवर यानी वर्टेब्रेट, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें सादा तरीन जानवर जो हैं वो उन्हें जॉलेस फिश कहते हैं। वो आज भी मौजूद हैं। जैसे लैम्पी एक फिश है या फिश लाइक एनिमल है जो आज भी मौजूद है, और उसमें उनका जो दिमाग है, छोटा सा दिमाग होता है उनमें,
उनमें ऑल्फैक्टरी पिट कहते हैं उसे। ऑल्फैक्टरी पिट का मतलब है दिमाग का वो हिस्सा या वो गड़ा जहाँ पे ऑल्फैक्शन की प्रोसेसिंग होती है, यानी जो कीमो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनसे जो सिग्नल आता है उसकी प्रोसेसिंग दिमाग के जिस हिस्से में होते हैं उसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं आजकल, लेकिन जो बहुत पुराने जानवर है उनमें ऑल्फैक्टरी पिट कहते हैं उसे। उसके अलावा फिर ये है कि ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, उनको बनाने वाले जीन्स उन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स कहते हैं, ओआर जीन्स कहते हैं। तो आज से तकरीबन 22-23 करोड़ साल पहले बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन हुई इन जीन्स में, यानी ये जीन्स पहले भी मौजूद थे लेकिन इन जीन्स में 22-23 करोड़ साल पहले बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन हुई। इसका मतलब कि उन जीन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर जब खुश्की पे जो जानवर थे उनमें जब प्राइमेट्स का इर्तिकाब हुआ, अब मैंने पहले बताया था आपको कि प्राइमेट्स डायनासोर्स के जमाने में रात के वक्त निकलते थे ज्यादातर, तो उनमें रोशनी डिटेक्ट करने की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी केमिकल्स को डिटेक्ट करने की अहमियत थी, क्योंकि रात के वक्त निकलते थे, रोशनी बहुत कम होती रात को। तो उनकी जो कीमो रिसेप्शन है यानी ऑल्फैक्शन है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई, जिसका मतलब क्या है कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स हैं ये बहुत ज्यादा हो गए जब यानी खुश्की पर जो जानवर थे। लेकिन उसके बाद जब प्राइमेट्स का इर्तिकाब हुआ, जो मैमथ्स का इर्तिकाब हुआ, उसमें ऑल्फैक्टरी जीन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उसके बाद जब प्राइमेट्स का इर्तिकाब हुआ तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, प्राइमेट्स का इर्तिकाब दरख्तों पर हुआ था, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल था वो दरख्तों में रहते थे जहां पे रोशनी की अहमियत ज्यादा थी, इसलिए उनमें रोशनी डिटेक्ट करने की काबिलियत दोबारा बढ़ गई मैमल्स की निस्बत। यानी मैमल्स में सिर्फ 2 रिसेप्टर्स हैं रंग डिटेक्ट करने के या फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने के, मैमल्स में 3 है, सॉरी प्राइमेट्स में 3 है, राइट। उसी तनासब से प्राइमेट्स में ऑल्फैक्शन की जो काबिलियत थी वो कम होती चली गई, और इंसानों में अब हम देखते हैं कि बहुत से ओआ जीन जो है यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन जो है वो अब नाकारा हो चुके हैं। तो बहरहाल जो बात है वो यही है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स जब वर्टेब्रेट्स का इर्तिका हो रहा था जमीन पर, यानी जब वो आए थे खुश्की पर जब आए थे तो उनमें बहुत ज्यादा थे, और फिर जब मैमल्स जब इर्तिका पजीर हो रहे थे बहुत ज्यादा थे। लेकिन जब प्राइमेट्स को रोशनी की अहमियत ज्यादा होगी, जब दिन में काम करने लगे डायनासोर्स के खत्म होने के बाद, तो रोशनी की अहमियत ज्यादा बढ़ गई, जिसका मतलब है कि विजन की अहमियत ज्यादा बढ़ गई और ऑल्फैक्शन यानी सूंघने की इसकी अहमियत कम होगी, और इस हिसाब से विजन के जो जीन्स थे वो ज्यादा हो गए और ऑल्फैक्शन के जीन्स जो थे वो कम हो गए। तो शुरू करते हैं हम बिल्कुल जिंदगी के आगाज से। जिंदगी का आगाज तकरीबन 3.8 बिलियन 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। ये मतलब बहुत शार्प डेडलाइन नहीं है, लेकिन पहले सेल जो इर्तिका पजीर हुए सब समुद्र में हो रहा है, राइट। उनमें भी केमिकल डिटेक्ट करने की सलाहियत बहुत अहम थी ताकि वो टॉक्सिन्स और फूड में तफरीक कर सके। तो ये फंक्शन सिंगल सेल मॉलिक्यूल्स में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में यानी यखुल्वी जानवरों में इर्तिका पजीर हुआ सबसे पहले, और एक प्रोटीन इर्तिका पजीर हुए जिसे जी प्रोटीन कहते हैं, और उसके साथ एक रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर क्या होता है कि खलिए की जो होल है, बैरूनी होल जो है, हमने पहले बात की थी कि ये लिपिड लेयर होती है, बाई लेयर होती है, यानी 2 लिपिड्स के मॉलिक्यूल मिलकर ये खलिए का जो बैरूनी होल है वो बनाते हैं। उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जहां से मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, कंट्रोल हालत में अंदर जा सकते हैं। तो एक प्रोटीन इर्तिका पजीर हुए और उस प्रोटीन की बिना पर फिर एक रिसेप्टर इर्तिका पजीर हुआ जिसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं, यानी जीपीसीआर कहते हैं। तो तमाम की तमाम कीमो रिसेप्शन जो है, कीमो रिसेप्शन का मतलब क्या है, तो केमिकल डिटेक्ट करने की काबिलियत है, राइट। वो ये जीपीसीआर ये जो रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, तो इसमें क्या होता है कि एक केमिकल खास, अगर जिस केमिकल के लिए वो प्रोटीन ऑप्टिमाइज है वो केमिकल अगर आके इसको मिलता है तो इस प्रोटीन की मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे फिर इसके साथ
जो न्यूरॉन है वो फायर करता है और उससे वो सिग्नल पैदा होता है जो ब्रेन में जाके फिर प्रोसेस होता है और हम बू डिटेक्ट करते हैं या खुशबू डिटेक्ट करते हैं। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी ये रिसेप्टर एन उसी तरह काम करते हैं। तो होता यही है जो मैंने पहले अर्ज किया था कि जब कोई केमिकल बाइंड करता है इस प्रोटीन के साथ तो रिसेप्टर की शक्ल तब्दील हो जाती है, जिससे फिर सिग्नल की कैस्केड बनती है। सिग्नल की कैस्केड अभी हम बात करेंगे अगले 2-3 स्लाइड्स में। तो सिग्नल की जो कैस्केड है वो क्या होती है और उससे फायर जो न्यूरॉन है वो फायर कैसे करता है। शुरू के जो सिंगल सेल ऑर्गन थे उसमें न्यूरॉन नहीं थे, जाहिर है न्यूरॉन तो बाद में इवॉल्व हुए, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है केमिकल डिटेक्ट करने का ये तकरीबन 3-3.5 अरब साल पहले इर्तिका पजीर हो चुका था। उसके बाद जब कसीर खलील जानवर इर्तिका पजीर होना शुरू हुए जो कि 60-70 करोड़ साल पहले ये हुआ था, अभी समुद्र में सब कुछ चल रहा है, राइट। तो ये कीमो रिसेप्शन की काबिलियत कसीर खुलवी जानवरों में भी साथ आई और अब हम देखते हैं कि स्पॉन्जेस या बहुत जो मैंने पहले अर्ज किया था कि सबसे पहले जो जानवर इर्तिका पजीर हुए थे उनको बायलैटरल कहते हैं कि उनमें बायलैटरल सिमेट्री है, यानी दायां और बायां हिस्सा उनका एक सा होता है, राइट। तो बायलैटरल सिमेट्री जिन जानवरों में थी उनमें भी ये काबिलियत थी कि वो अभी ये सब समुद्र में चल रहा है कि समुद्र में अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट कर सकें। अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, राइट, या जो टॉक्सिन है और उनको डिटेक्ट कर सकें। अमाइनो एसिड जो है वो फूड है, टॉक्सिन जो है वो ज़ाहिर है खतरनाक है। तो न सिर्फ अब ये जो कसीर खलील जानवरों की बात हो रही है, न सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली का जो ग्रेडियंट है, यानी वो एक साइड पे कम हो रहा है दूसरी साइड पे ज्यादा हो रहा है, वो जो ग्रेडियंट है तब्दीली जो है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये तब्दीली की जो काबिलियत है ये यखुल्वी जानवरों में भी मौजूद है। आज हम देखते हैं बैक्टीरिया जो समंदर में या माया में पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया में भी एक फ्लैजेलम होता है पीछे जो दुम सी होती है, जैसे स्पर्म जो है ह्यूमन स्पर्म है उसमें भी आपको पता है कि दुम होती है और उसको हिलने से स्पर्म आगे जाता है। बैक्टीरिया में इसी तरह फ्लैजेलम होता है, उसकी जमा है फ्लैजेला। फ्लैजेलम जब घूमता है तो उससे वो बैक्टीरिया हरकत कर सकते हैं और फ्लैजेलम जो है उसके घूमने की सिमत बैक्टीरिया तब्दील कर सकते हैं। और उनकी काबिलियत यह है कि एक तरफ अगर ये घूमता है तो वो एक डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में उनका रुख है, दूसरी तरफ घूमता है तो फिर वो कलाबाजियां खाते हुए बेहंगम तरीके से हरकत करते हैं, राइट। तो ये देखा गया है कि जब कहीं फूड उनको मैसर हो यानी ग्रेडियंट उनको मिल रहा हो अमीनो एसिड्स का, तो वो एक साइड में उनका फ्लैजेलम हरकत करता है यानी वो फिर फूड की सिम्प में जाते हैं। और अगर टॉक्सिन्स हो या खतरा हो तो वो फिर दूसरी सिमत में हरकत करता है, फ्लैजेलम दूसरी सिमत में घूमता है जिससे फिर वो टंबल करके उस इलाके से दूर चले जाते हैं और दूर जाने का मतलब है कि वो रैंडम डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बहरहाल ये तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात थी। जब कसीर खलवी जानवरों का इर्तिका हुआ तो जैसे स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस हरकत नहीं कर सकते लेकिन उनमें भी ये मैकेनिज्म मौजूद है कि वो केमिकल ग्रेडियंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और वो डिटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो यही है जीपीसीआर रिसेप्टर्स की मदद से। और फिर जो बायलैटरल स्पॉन्ज जो है वो बायलैटरल नहीं है, उसमें कोई खास शेप नहीं होती, बेढंगे से होते हैं, लेकिन जो बायलैटरल ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत अर्ली उनके डिसेंडर्स जो आजकल मौजूद हैं बहुत सिंपल जो जानवर हैं उनमें भी ये काबिलियत है कि वो केमिकल की जो ग्रेडियंट है वो चेक कर सकते हैं और फिर उस सिमत में जा सकते हैं उसके मुखालिफ सिमत में जा सकते हैं। तो गोया कसीर खलवी जानवरों में ये जो बायोकेमिकल मशीनरी है स्मेल डिटेक्ट करने की, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था स्मेल का मतलब सिर्फ केमिकल डिटेक्ट करने की काबिलियत, ये तकरीबन 600 मिलियन साल पहले यानी 60 करोड़ साल पहले इर्तिका पजीर हो चुकी थी। अब ये जो काबिलियत है ये तो रिसेप्टर्स की बेस पे है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऑल्फैक्शन की प्रोसेसिंग यानी जो रिसेप्टर है जो फायर करता है या डिटेक्ट करता है उसके बाद एक जो न्यूरॉन है वो फायर करता है और फिर वो न्यूरॉन से सिग्नल जो है वो दिमाग में जाते हैं। तो दिमाग का इर्तिका तकरीबन 50 करोड़ साल पहले शुरू हो चुका था और हम ये देखते हैं जो पुराने 50 करोड़ साल पुराने जानवरों के जो फॉसिल्स मिलते हैं उसमें दिमाग तो अब फॉसिलाइज नहीं होता लेकिन दिमाग का जो शेप है
वो बाल वक्त फॉसिलाइज हो जाती है क्योंकि उसकी खोपड़ी होती है, राइट। तो उसके जो खोपड़ी के अंदर जो बम्प है उनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे दिमाग के स्ट्रक्चर क्या थे। तो हम ये देख सकते हैं कि 50 करोड़ साल पहले जानवरों में भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ब्रेन में डेवलप होना शुरू हो चुका था। जिसमें पहले उसके था जॉलेस फिश, आजकल हैक फिश है या लैम्प्रीज है, इनको जॉलेस फिश कहते हैं। इनमें एक दिमाग में ऑल्फैक्टरी पिट होता है जिसमें ये रिसेप्टर होते हैं और उसके साथ फिर न्यूरॉन्स की प्रोसेसिंग होती है। अब ये जो जानवर हैं इनमें ऑल्फैक्शन के 27 डिफरेंट जीन्स हैं और ये अर्लीस्ट नोन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब जॉलेस फिश से मछलियों का इर्तिका होता है, जो पेचीदा मछलियां हैं जैसे शार्क है, ये इसके किस्म की चीजें, और फिर उनसे बोनी फिश का इर्तिका होता है, यानी वो मछलियां जिनमें बोन्स हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि खुश्की पर टेट्रापॉड जो है, यानी चलने वाले जो जानवर हैं जो समुद्र से खुश्की पर आए थे, उनका इर्तिका बोनी फिश यानी वो उन मछलियों से हुआ था जिनकी हड्डियां होती, राइट। तो बोनी फिश में हम ये देखते हैं कि एक तो उनका जो नेजल पैसेज है, अभी ये समुद्र में है लेकिन उनमें नेजल पैसेज है, उसमें दो हमें नेजल होल नजर आते हैं, यानी जिनसे पानी अंदर जा सकता है। और उनके साथ हमें फिर ये नजर आता है कि वो जो पैसेज के साथ जो स्किन है उनकी, यानी अंदर जैसे एपिथेलियल स्किन कहते हैं या एपिथेलियल सरफेस कहते हैं, उसमें हमें नजर आता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के जीन हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। और जो बोनी फिश हैं उनमें अब इन जीन्स की तादाद बढ़ के 100 से 150 जीन हो गई है। ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ जो अनवा है उनमें मुख्तलिफ होती है, लेकिन जनरली बोनी फिश में ऑल्फैक्शन के जो जीन्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। और दिमाग में एक डिस्टिंक्ट यानी वाज़ेह तौर पर ऑल्फैक्टरी बल्ब नजर आता है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो ऑल्फैक्शन के सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है, यानी जो कीमो रिसेप्शन है या जो बू कह लीजिए, खुशबू कह लीजिए, इसकी पानी में इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत वो अब दिमाग में जो प्रोसेस होती है बाकायदा एक वो उनके दिमाग में ये एक हिस्सा बन चुका है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, और यहाँ से सिग्नल प्रोसेस होकर बाकी दिमाग के हिस्सों में जाता है। तो हमें आज पता है सैमन एक मछली है जो पैदा होती है दरिया में पैदा होने के बाद फिर वो समुद्र की तरफ जाते हैं, सारी उम्र उनकी समुद्र में गुजरती है, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होती है तो वो वापस दरिया में जाते हैं और सिर्फ स्मेल की सेंस से वो वापस जाते हैं। यानी जब वो अपने जाए पैदाइश से समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं तो सारा रास्ता उनकी जो रास्ते की स्मेल है, यानी वो जो केमिकल मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो उनके जहन पे नक्श हो जाते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो उसी कीमो रिसेप्शन की वजह से नेविगेट करते हैं, यानी उनको देखने से रास्ते का पता नहीं चलता, कीमो रिसेप्शन से रास्ते का पता चलता है। तो ये जो जीन्स की हम बात कर रहे थे, ऑल्फैक्टरी जीन्स, ये फिर हम जैसे जैसे ये पेचीदा जानवरों का इर्तिका हुआ, हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑल्फैक्टरी जीन्स तब्दील होते जा रहे हैं। और ये 1991 में पहली दफा ऑल्फैक्टरी जीन्स दरियाफ्त हुए थे, जिसकी बेस पे जो साइंसदान हैं जिन्होंने ये सबसे पहले दरियाफ्त किए थे उन्हें नोबेल इनाम दिया गया था 2004 में। और उसके बाद अब हमें ऑल्फैक्टरी जीन्स के स्ट्रक्चर का पता है और हम उन्हें हर जानवर के जीनों में दरियाफ्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पुराने जानवर थे लैम्प्री, उनमें 27, 28, 30 तकरीबन इतने जीन्स थे। शार्क में बढ़ के ज्यादा हो गए, एम्फीबियन जो है फ्रॉग वगैरह वो बढ़ के ज्यादा हो गए। आपको पता है चिकन परिंदा है, लेकिन ये ज्यादातर हम इनका जो है शुमार रेप्टाइल्स के डिसेंडर से करते हैं, तो रेप्टाइल्स में ये जीन्स बढ़ते गए। उसके बाद फिर जब मैमल्स बने, मैमल्स में ये जीन बहुत ज्यादा हो गए। जैसे मैंने पहले किया था कि मैमल्स रात को चूंकि ऑपरेट करते थे और सेंस ऑफ स्मेल रात के वक्त ज्यादा अहम थी, तो माउस में अगर आप देखें तो तकरीबन 1100 के करीब जीन हैं जो एक्टिव हैं। उसके अलावा कुछ जीन हैं जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अभी हम ये जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं इनकी बात करेंगे। कुत्तों में बहुत ज्यादा स्मेल की सेंस होती है, चूहों से कम होती है, लेकिन बाकी जानवरों से या इंसानों से बहुत ज्यादा है, राइट। एप्स में आके और प्राइमेट्स में आके सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो डिग्रेड हो गई। अब हम देखते हैं चिंपैंजीज में, इंसान में, तकरीबन इंसानों की अगर बात करें तो तकरीबन 800, 900 के करीब, 1000 के करीब ऑल्फैक्टरी जीन्स हैं, जिनमें सिर्फ 400 के करीब फंक्शन है, बाकी जाया हो चुके हैं, जिसे हम सूडो जीन्स कहते हैं, यानी वो जीन्स मौजूद हैं लेकिन वो नाकारा हो चुके हैं, राइट। तो ये इर्तिका हम
पूरी जो हमने पहले जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ जानवरों का इर्तिका कैसे हुआ, और विजन के उसमें लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विजन के जीन्स जब हम पानी से खुश्की पे और खुश्की से फिर जब मैमल्स बने, तो मैमल्स का इर्तिका चूंकि रात के यानी नॉकटर्नल थे, तो उनमें विजन डिग्रेड हो गई, राइट। अब हम देख रहे हैं कि उनमें ऑल्फैक्शन इंक्रीज हो गई थी क्योंकि रात के वक्त ऑल्फैक्शन ज्यादा काम करे। उसके बाद फिर जब प्राइमेट्स आए और प्राइमेट्स वापस जब दिन के वक्त आए डायनासॉर्स के खत्म होने के बाद, तो प्राइमेट्स में विजन की अहमियत फिर बढ़ गई। इसलिए अब हम प्राइमेट्स जो हैं वो ट्राई विजन, मतलब ट्राई कलर विजन है उनकी, राइट। चिंपैंजी हो, इंसान हो, बोनोबो हो, इनमें विजन के जो जीन्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई, लेकिन जो ऑल्फैक्शन के जीन्स हैं उनकी तादाद कम हो गई। लेकिन आज भी इंसान का जो पूरा जीनोम है, अब आपको शायद इल्म होगा कि इंसान के जीनोम में तकरीबन 20,000 के करीब जीन्स हैं। उसमें विजन के जीन 4-5 ही हैं, वो हमने पहले जिक्र किया था। ऑल्फैक्शन के जीन 1,000 हैं, यानी तकरीबन 3 से 4% जो जीनोम है वो ऑल्फैक्शन के जीन्स हैं। ये हमारी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसका पता देते हैं, और उनमें से ज्यादातर जीन जो है तकरीबन 50-55%, 60% जीन जो है वो अब नाकारा हो चुके हैं। तो इन्हें हम स्टूलो जीन्स कहते हैं या ब्रोकन जीन्स कहते हैं। और ये जो ब्रोकन जीन्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि कौन से ऐसे हमारे फंक्शन हैं जिनकी अहमियत पहले इर्तिका में थी, अब यानी इर्तिका प्रोसेस में अब उनकी अहमियत कम हो गई, राइट। हमने विजन में भी जिक्र किया था कि जो मछलियां या जो जानवर अंधेरे गारों में हजारों सालों से इर्तिका पजीर हो रहे हैं, उनका विजन खत्म हो जाता है। वो इसलिए खत्म हो जाता है कि उनके विजन की अहमियत नहीं रही। इसलिए अगर विजन के जो जीन्स हैं वो अगर उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन पूल से नहीं निकलते, क्योंकि अब कोई डिसएडवांटेज नहीं है उनको जीन के लॉस का। तो इसी तरह जो ऑल्फैक्शन के जीन्स हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते गए उन जानवरों के लिए या इंसानों के लिए जो जिनके लिए ऑल्फैक्शन की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं रही। तो पानी से खुश्की का जो सफर है हम पहले बात कर चुके हैं, टेट्रापॉड की ट्रांजिशन। जब पानी में जो मछलियों का जो इर्तिका हुआ, इब्तदाई इर्तिका, उसमें जो जीन्स थे वो पानी में केमिकल डिटेक्ट करने के लिए इर्तिका पजीर हुए थे, राइट। अब जब हवा में आए तो हवा की कसाफत पानी की कसाफत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पानी में जो चीजें हल होती हैं वो हवा में जरूरी नहीं कि हल हों, वो चीजें हवा में नीचे बैठ जाती हैं, राइट। हवा में जो मॉलिक्यूल हल हो सकते हैं वो जरूरी नहीं कि वो पानी में भी हल होते हैं, यानी पानी की खासियत और हवा की खासियत मुख्तलिफ है, राइट। तो इसलिए जब टेट्रापॉड्स खुश्की पर आए तो इनमें नए और फैक्ट्री जीन्स इवॉल्व हुए। तो ये जो ट्रांजिशन थी पानी से खुश्की की, इसका नतीजा क्या हुआ कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम सारे का सारा तब्दील हो गया, और उसमें नए आज़ा इर्तिका पज़ीर हुए, जिसमें से एक जो उज़्व है वही है कि नॉस्ट्रिल्स जिन्हें हम नथने कहते हैं, उसके अंदर ओपनिंग एक बनी जो मुंह और थ्रोट में, अब इंसान का हमें पता है कि हम सांस लें तो या नाक में अगर किसी वजह से पानी चला जाए तो हल्क में जाता है, या अगर कोई ऐसा स्प्रे करें, दवा वगैरह हो जो नाक में स्प्रे करें तो वो हल्क में हमें कड़वाहट महसूस होती है, राइट। इसी तरह जो जिन लोगों को एलर्जी है उन्हें एलर्जी की वजह से नाक में खारिश महसूस होती है, वो प्रोडक्ट्स, वो जो ज़रात हैं वो नाक के एपिथीलियम के जरिए फिर जब वो म्यूकस के जरिए हल्क में जाते हैं तो हल्क में भी खारिश होती है, राइट। तो हमारा नाक और हमारा हल्क ये आपस में कनेक्टेड है, मछलियों के लिए ऐसा नहीं है। तो ये कनेक्शन जो है ये टेट्रापॉड्स में पहली दफा बना, और उसका फायदा क्या हुआ कि हवा जो फेफड़ों में जाती है उसका कुछ हिस्सा ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं हलक में, उनसे गुजर के जाती है, और फिर वहां पे ये डिटेक्शन होती है ऑल्फैक्शन की। और आपने शायद ये पढ़ रखा होगा कि जायका जिसे हम कहते हैं खाने का जायका, उसमें अगले लेक्चर में हम जायके की हिस्स की बात करेंगे और इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। जायके की हिस्स जो है उसका कुछ हिस्सा जो हमारे जबान पे जो सेंसर्स हैं उससे डिटेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हिस्सा अरोमा जो होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो नाक के जरिए हलक में जाती है,
और हालांकि पिछले हिस्से में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वहां पे डिटेक्ट होती है। यही वजह है कि अगर किसी को जुकाम हो, नाक बंद हो, तो खाने का जायका मुख्तलिफ महसूस होता है और खाना बजायका लगता है, क्योंकि वो जो अरोमा है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। इसी तरह तो ये टेट्रापॉड्स में पहली दफा दो जीन्स की क्लासेस बन गई। एक वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो वाटर बोर्न होते हैं, वो तब्दील होके उसे कहते हैं क्लास 2 है, उसी किस्म के रिसेप्टर्स उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी एक तो जीन डुप्लीकेशन की वजह से उनकी तादाद बढ़ गई और फिर उनमें म्यूटेशन की वजह से नए जीन्स बने जो हवा में मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ स्निफिंग बिहेवियर जो है, ये जो सूंघने का, हम जानवरों में आप देखते हैं कि जानवर या चूहा या कुत्ते बिल्ली को देखें तो सूंघते हैं तो वो स्निफ करते हैं, यानी सांस से नाक के जरिए वहां से मॉलिक्यूल अंदर लेके जाते हैं ताकि जो उनके जो ऑल्फैक्टरी सेंसर हैं वहां तक वो पहुंच सके। तो हवा में बहुत ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पानी में नहीं होते और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, इसलिए ये जीन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, ताकि ये जानवर जो है मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल है हवा में वो डिटेक्ट कर सके। राइट, ये इनके इर्तिका के लिए बहुत अहम था। यानी दूसरे लफ्जों में टेट्रापॉड्स पे बहुत जबरदस्त सिलेक्शन प्रेशर था ऑल्फैक्शन की सेंस को रिफाइन करने के हवाले से। फिर टेट्रापॉड्स से जब रेप्टाइल्स बने तो रेप्टाइल्स में एक अलग किस्म का ऑल्फैक्टरी सिस्टम इवॉल्व हुआ। एक तो वही है जो मेन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसके 200 से 300 जीन्स हैं जो वो रिसेप्टर्स बनाते हैं जो मेन ऑल्फैक्टरी सिस्टम में होते हैं। लेकिन उसके अलावा रेप्टाइल्स में एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ जिसे वोमेरोनेजल ऑर्गन कहते हैं, वीएनओ कहते हैं। इसे बाजू का जेकबसन ऑर्गन भी कहते हैं, इसलिए जेकबसन वो साइंसदान था जिसने पहली दफा डिटेक्ट किया। तो ये अलग से एक सिस्टम है जो केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन ये जबान पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं। जबान पे इसीलिए अक्सर जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे आपने सांप को देखा होगा, सांप जबान बाहर निकालता है फिर अंदर करता है, तो वो यही कीमो रिसेप्टर्स जो हैं ये एक्टिवेट कर रहा होता है। यानी जो हवा में जो केमिकल हैं उनको, ये जो जबान है गीली होती है, इस पे वो फिर इसके साथ चिमट जाते हैं और फिर वो अंदर लेके जाता है जबान। तो जबान पे वो रिसेप्टर नहीं होते, जबान सिर्फ वो केमिकल्स को पकड़ने के लिए होती है। वो अंदर जाती है तो अंदर फिर उसके वो एपिथेलियम है, यानी वो उज़्व है जहां पे ये रिसेप्टर्स हैं, टाइप 2 रिसेप्टर्स, और उनसे फिर वो केमिकल डिटेक्ट। तो और सांप की, आपको अगर आपने गौर किया हो, सांप की जो जबान होती है वो आगे से फोर्क होती है, यानी आगे से दो अलग अलग उसके हिस्से होते हैं, दाएं हिस्सा बाएं हिस्सा। तो उससे सांप इस हिस्से और इस हिस्से में अलग अलग केमिकल डिटेक्ट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सांप हवा में केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन के अलावा ग्रेडियंट भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी इस तरफ ज्यादा है इस तरफ कम है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो उसको ये मालूम हो जाता है किस सेंस से ये स्मेल आ रही है। जब उसका शिकार होता है, उसका शिकार कोई और जानवर है, उसके जिस्म से जो केमिकल खारिज हो रहे हैं ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और वह उस तरह से वो अपने शिकार को डिटेक्ट करता है। तो गोया सांप अपनी फोक टंग के हिलाने से सिर्फ ये जो स्मेल के सेंस है उससे एक 3D इमेज बना सकता है माहौल का, जिससे उसको पता चल जाता है कि किस तरफ जानवर है किस तरफ नहीं है, किस तरफ क्या चीज है किस तरफ क्या चीज है। राइट, वो मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ ये केमिकल निकलते हैं। और इन ये जो एपिथेलियम है, ये जो टाइप 2 एपिथेलियम वीएनओ जिसे कहते हैं, उससे जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, न्यूरॉन का सिग्नल जो है वो प्रोसेस करने के लिए उनके दिमाग में अलग से एक ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब मेन ऑल्फैक्टरी बल्ब है, उसके अलावा एक एडिशनल ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो सिर्फ जो जबान से जो उनको केमिकल आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करता है। और इसकी वजह से सांप बहुत जल्द ये डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनका जो शिकार है चूहा वगैरह जो है वो कहाँ पे है। उसके बाद हम आते हैं मैमल्स पे। तो जैसे मैंने पहले किया था
कि मैमल्स 22-23 करोड़ साल पहले इनका इर्तिका शुरू हुआ, उस वक्त डायनासोर्स डोमिनेंट थे, इसलिए ये लोग शुरू के जो मैमल्स थे वो नॉकटर्नल थे, यानी रात के वक्त निकलते थे। इसलिए इनमें जो ऑल्फैक्शन है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से बहुत शदीद इर्तिकाई प्रेशर था, और इसी वजह से ऑल्फैक्शन मैमल्स में बहुत तेजी से डेवलप हुई। और रेप्टाइल्स में ऑल्फैक्शन के 200 से 300 जीन है, मेन जो ऑल्फैक्शन है, राइट, टाइप 1 ऑल्फैक्शन है। मैमल्स में वो एक्सपैंड होके 800 से 1000 जीन बन गए, और ये तमाम मैमल्स में ये जीन्स पाए जाते हैं, यानी 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। और उसकी वजह से, और उसका फिर ज़ाहिर नतीजा हुआ कि ऑल्फैक्टरी बल्ब वो भी तेजी से बढ़ा, यानी दिमाग में जो ऑल्फैक्टरी प्रोसेसिंग है वो हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में बहुत छोटी सी थी, अगली मैमल में दिमाग का वो हिस्सा बड़ा हो गया, और जो जदीद मैमल्स हैं उनमें ये हिस्सा बहुत बड़ा है। इंसानों में अब ये एप्स में और रेप्टाइल्स में फिर कुछ छोटा हो गया, लेकिन इंसानों में भी जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो दिमाग के बिल्कुल सामने के हिस्से में है। बाकी जो सेंसेस हैं वो यहाँ पे होती हैं, उनके जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे होती है, और यहाँ से फिर वो पूरे दिमाग को जाते हैं। ऑल्फैक्शन एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली इंसान के दिमाग में भी बिल्कुल सामने है। तो मैमल्स में ऑल्फैक्टरी बल्ब बड़ा हो गया, और फिर जो उसके साथ जो कोर्टेक्स है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, वो बड़ी हो गई। और उस वजह से आप ये देखिए कि मैमल्स के जो नेजल पैसेजेस हैं वो भी काफी लंबे होते हैं, और उनमें एक बोन ऐसी बन गई जिसपे वो सरफेस, जिसे एपिथेलियल लेयर कहते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं प्राइमेट्स पे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि प्राइमेट्स डायनासोर्स के खत्म होने के बाद, यानी 65 मिलियन ईयर्स अगो, जब एक बहुत बड़ा शाबिया गिरा, उससे डायनासोर्स की बेशतर अनुमा खत्म होगी, सिवाय परिंदों के जो अजदाद थे वो जिंदा बचे। लेकिन जो मेन खतरा था मैमल्स को वो खत्म हो गया प्राइमेट्स के, सॉरी, डायनासोर्स के खत्म होने से। तो फिर उनको मौका मिला दिन के वक्त बाहर निकलने का। और ये जो प्राइमेट्स हैं ये दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव थे, और प्राइमेट्स जो थे वो दरख्तों पर ज्यादा एक्टिव थे, इसलिए इनमें विजन की प्रोसेसिंग ज्यादा बेहतर होगी। और अब यह कि दिमाग में फिर एक टसल थी, जिसे इवोल्यूशन टसल आप कह सकते हैं, कि विजन को ज्यादा अब हमें देनी है, तो विजन के लिए ज्यादा एरिया होना चाहिए, इसलिए फिर जो ऑल्फैक्शन का एरिया था दिमाग में वो फिर छोटा होता गया, और बहुत से जीन्स जो ऑल्फैक्शन से मुतालिक थे वो डिग्रेड होते गए मैमल्स में। तो आप मैमल्स में देखें, जैसे जैसे आप मैमल से एप्स की तरफ आते हैं, प्राइमेट्स और एप्स की तरफ, ऑल्फैक्शन के जीन्स की तादाद भी कम होती गई। और एक ये देखिए कि ये जो है ना शेडेड एरिया, ये वो जीन्स हैं जो ऑल्फैक्शन के जीन हैं लेकिन अब नाकारा हो चुके हैं। तो ये आपको माउस में भी मिल जाते हैं कुछ जीन जो नकारा हैं, कुत्तों में भी ऐसे जीन्स हैं जो नकारा हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फिर प्राइमेट्स में आते हैं, और वहां से फिर आप एप्स में आते हैं, वहां से फिर आप ग्रेट एप्स में आते हैं, वहां से फिर आप ह्यूमन की तरफ आते हैं, तो ऑल्फैक्शन के जीन्स कम होते जा रहे हैं, और उन जीन्स में भी सूडो जीन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, फंक्शनल जीन्स की तादाद कम होती जा रही है। और ये यानी इर्तिका के प्रोसेस का बहुत बड़ा सबूत है ये। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की, ऑल्फैक्शन कैसे काम करती है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन आपने काफी सारे लोग हैं जो बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, तो उनके लिए शायद ये दिलचस्प हो। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है प्रोटीन, यानी जो खलियों में, ये खलिए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बाइलेयर है, जो खलिए की बैरूनी लेयर होती है, उसमें ये एम्बेडेड प्रोटीन है, जिसमें 7 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी 7 मुख्तलिफ किस्म की ये प्रोटीन्स हैं, जिन्हें हम TM1 से TM7 कहते हैं। और इन प्रोटीन्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं जहां पे कोई मखसूस मॉलिक्यूल आकर चिमट सकता है, और वो जब चिमटता है तो इस प्रोटीन की जिसे कहते हैं शक्ल तब्दील हो जाती है, राइट। और उस शक्ल के तब्दील होने से फिर वो कैस्केड बनती है, जिससे न्यूरॉन फायर होता है। तो ये कैस्केड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल जिसको ओडोरेंट कहते हैं, ओडोरेंट का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो ओडर का है, यानी खुशबू या बदबू का मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करता है इस रिसेप्टर से,
तो उसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होती है। ये जो प्रोटीन की शक्ल में चेंज है इसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, राइट। उस कॉन्फॉर्मेशन चेंज से एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक्टिवेट होती है जो स्टिमुलेट करती है एक एंजाइम को। वो एंजाइम फिर एटीपी जनरेट करता है और एटीपी से फिर एक और जिसे सीएमपी कहते हैं, वो सीएमपी बनती है जो एक और प्रोटीन है। वो सीएमपी प्रोटीन जो है वो फिर एक जो आयन चैनल है, आयन चैनल का मतलब वो एक चैनल जिससे आयन या गुजर सकते हैं नहीं गुजर सकते, और एक शक्ल में वो नहीं गुजर सकते, दूसरी शक्ल में गुजर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल्ड आयन चैनल कहते हैं, राइट। तो इस प्रोटीन की चेंज बनने से वो आयन चैनल खुलता है जिससे कैल्शियम के आयन और सोडियम के आयन अंदर जाते हैं, जिसे डीपोलराइजेशन कहते हैं, राइट। तो ये अब हम अगले 3-4 लेक्चर के बाद जब हम न्यूरोसाइंस का थोड़ा सा पढ़ेंगे और जो न्यूरॉन की फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वो पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हर न्यूरॉन का फायर करने का बेसिकली यही तरीका होता है कि आयन चैनल होते हैं जो खुलते हैं जिससे सडनली सोडियम और कैल्शियम के आयन उस खलिए में जाते हैं, जिससे इस खलिए से मुराद ये वो है न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन भी खलिया होता है और वो डीपोलराइज होता है, इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, और उससे वो एक्शन पोटेंशियल बनता है जिससे हम न्यूरॉन का फायर होना कहते हैं। वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो फिर एक पल्स की सूरत में दिमाग तक जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है हर किस्म के न्यूरॉन का। लेकिन मतलब जो फायरिंग मैकेनिज्म है ये हर न्यूरॉन में एक सा होता है, लेकिन फायरिंग की वजह जो बनती है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में किसी ओडोरेंट यानी वो मॉलिक्यूल जो बू या खुशबू लेके आता है उसका बाइंड करना है। तो ये जो एपिथेलियल है यानी नाक के अंदर की जो सतह है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, राइट। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसमें ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, यानी हर जो न्यूरॉन है उसके साथ सैकड़ों की तादाद में वो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर जब फायर करते हैं, यानी एक रिसेप्टर के फायर करने से न्यूरॉन फायर नहीं करता, बहुत से रिसेप्टर फायर करें तो फिर वो न्यूरॉन फायर करता है। और फिर न्यूरॉन के साथ वो नर्व होती है, यानी ये न्यूरॉन का हिस्सा नर्व है, वो फिर जो नाक की हड्डी है उसमें ये सुराख होते हैं जहां से वो नर्व निकल के फिर वो एक नर्व बंडल बनता है जो फिर दिमाग तक जाता है। तो ये बेसिक यानी मैकेनिज्म है एपिथेलियम के न्यूरॉन को फायर करने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के साथ जो रिसेप्टर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यानी एक न्यूरॉन है उसके साथ जो रिसेप्टर हैं वो एक केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, उसके साथ ही जो न्यूरॉन है उसके साथ जो रिसेप्टर है वो किसी और मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं। तो 300-400 किस्म के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल डिटेक्ट करने की काबिलियत है हमारे इंसानों के जो जो बाकी जो जैसे डॉग है उसमें 800 की किस्म के होते हैं, माउस है उसमें तकरीबन 1000 किस्म के होते हैं, राइट। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई कॉम्बिनेशन जो इनके बनेंगे वो खरबों कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी 400 किस्म के न्यूरॉन जब फायर कर रहे हैं उसमें कोई फायर कर रहा है कोई नहीं कर रहा, और जब 4 किस्म के 5 किस्म के 6 किस्म के न्यूरॉन इकट्ठा फायर करेंगे तो उससे दिमाग को जो खुशबू की सेंस बनेगी वो मुख्तलिफ होगी। तो मुख्तलिफ जैसे आपने विजन में देखा था कि सिर्फ 3 किस्म के जो रिसेप्टर हैं हमारे उससे हम लाखों कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमारी जो सेंस है कलर की वो लाखों कलर हम पहचान सकते हैं। तो अब यहाँ पे 400 किस्म के रिसेप्टर्स हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन खरबों कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम खरबों के हिसाब से मुख्तलिफ स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये फिर न्यूरॉन्स जो उससे जो वो बनती है नर्व बनती है वो फिर दिमाग तक जाती है। तो दिमाग में ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में फिर ये मुख्तलिफ न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है उनको कंबाइन करके फिर वो सिग्नल है जो दिमाग को जाता है, जिससे दिमाग जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको एक हिस्सी तजुर्बा होता है, राइट। तो हमारे जो 400 किस्म के न्यूरॉन्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से जो लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन कॉम्बिनेशन से फिर जो नतीजा निकलता है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब में वो प्रोसेसिंग होती है, और वहां से फिर सिग्नल जो है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है जहां से फिर हम हिस्सी तजुर्बा करते हैं स्मेल का। तो दिमाग में ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है यहाँ से जो नतीजा निकलता है वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को जाता है। एक कुछ एमिगडाला को जाता है। एमिगडाला वो हिस्सा है जो इमोशंस की प्रोसेसिंग करता है।
खौफ हो, खुशी हो, राइट? उसके अलावा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस को जाता है। हिप्पोकैम्पस जो है मेमोरी को स्टोर करने और रिट्रीवल का काम करता है। तो यही वजह है कि जो हमारी खुशबू या बू की सेंस है, यानी ऑल्फैक्टरी सेंस है, उससे बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता होती हैं। देखने से हमें इतनी चीजें याद नहीं आती जितनी सूंघने से हमें याद आती है। उसकी वजह यही है कि सूंघने के हिस्स जो है वो डायरेक्टली एमिगडाला को और जो हिप्पोकैम्पस है उसको जाती है। और यही वजह है कि बातों का हम कुछ खुशबू सूंघते हैं और हमें अचानक बचपन याद आ जाता है, या हमें याद आ जाता है हमारी ये वालदा हमारे लिए खाना बनाती थी, या हम फलां जगह जाते थे वहां पे फलां खाना बनता था, उसकी स्मेल ऐसी होती थी, या फलां जगह बहुत ऐसी बू होती थी। अस्पताल के आपको अक्सर लोगों को बचपन के अस्पताल के किस्से याद होते हैं, जो सिर्फ अस्पताल की सेंस जो स्मेल है उससे याद आ जाती है। तो पुरानी यादों को बू या खुशबू से जोड़ने का जो मैकेनिज्म है वो यही है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो वाहिद सेंस है जो सेंसरी सिग्नल सीधा दिमाग के दूसरे हिस्सों को जाता है। बाकी जो दिमाग के सेंसेस हैं जैसे टच है या टेस्ट है, उससे जो सिग्नल जाता है वो पहले दिमाग के जो निचले हिस्से हैं जिसे हम थैलेमस कहते हैं, वो थैलेमस हो जाता है। थैलेमस एक रिले है जो मुख्तलिफ सेंसरी सिग्नल्स को फिर मुख्तलिफ हिस्सों को भेजता है, राइट? लेकिन ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है इसका सिग्नल बराह रास्त मुख्तलिफ दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को जाता है। तो यही वजह है कि पहले 10 साल में जो मेमोरीज हमारी बनती हैं, खासतौर पे सेंसरी जो स्मेल के हिसाब से जो मेमोरी बनती है वो सारी उम्र याद रहती हैं, और वो स्मेल जब हमें मिले तो हमें बचपन याद आ जाता है। अच्छा, ये तो इंसानों की बात थी। मुख्तलिफ जानवरों में एक अलग से सेंस की स्मेल की सेंस होती है जो मैंने पहले जिक्र किया था। जो वो मेरोनेजल ऑर्गन होता है वो इंसानों में बहुत कम है, तकरीबन नहीं है, खत्म हो चुका है, जिससे वो फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं। तो जानवरों में आपने शायद देखा होगा कि जब जिनसी इश्ताल आता है तो वो सूंघते हैं एक दूसरे को। उसकी वजह यही है कि मादा जब हीट में होती है तो वो फेरोमोन्स रिलीज करती है, यानी केमिकल रिलीज करती है जो हवा में होते हैं, और नर जो है वो उसे सूंघ कर उसे डिटेक्ट करते हैं, और उससे उन्हें पता चल जाता है कि मादा हीट में यानी रिसेप्टिव है या नहीं है। तो ये जानवरों में, मुख्तलिफ जानवरों में बहुत से ऐसे जीन हैं जो ये फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इंसानों में ये तमाम के तमाम जीन जो हैं, ये 30 के करीब जीन हैं जो एप्स में हैं। इंसानों में तमाम के तमाम जीन जो हैं ये अब गैर फाल हो चुके हैं, ये सुडो जीन बन चुके हैं। इस वजह से इंसान फेरोमोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंसानों में अभी ऐसे वो काबिलियत होती है कि वो फेरोमोन भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि ये जो परफ्यूम्स हम कहते हैं कि मर्दों के लिए परफ्यूम है, औरतों के लिए दूसरी परफ्यूम है, उसकी एक वजह ये होती है कि वो कुछ परफ्यूम के जो ब्रांड हैं उसमें वो फेरोमोन भी डालते हैं, और मेल और फीमेल फेरोमोन जो है अलग अलग होते हैं। तो ह्यूमन की जो काबिलियत है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि 50% से ज्यादा जीन जो है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बावजूद हम खरबों की तादाद में, एक मैं यहाँ यह बात कर दूं, हमारे यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, 1 ट्रिलियन जो है ये 1 खरब नहीं होता है, 10 खरब होता है, राइट? 1 बिलियन जो है वो 1 अरब होता है, 100 बिलियन 1 खरब होता है, और 1 ट्रिलियन जो है वो 10 खरब होता है। तो हम 10 खरबों, यानी ये खरबों में हम बात कर रहे हैं, 10 खरब से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की हम बू या खुशबू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि तकरीबन 500-600 के करीब हमारे जीन जो हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, राइट? अच्छा, इसकी एक जो अहमियत है वो ये है कि आपको शायद याद होगा कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर हमारा किसी वजह से, जैसे नज़ला जुकाम है, हमारा नाक बंद है, कंजेस्शन है हमें, तो हम फिर बहुत सी खाने की स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारा टेस्ट तब्दील हो जाता है। कोविड के ज़माने में आपको शायद याद होगा, कोविड बाकी जो नज़ला जुकाम के हैं वायरसेस उससे मुख्तलिफ है, और एक जो मुख्तलिफ होने का इसका जो पहलू ये है कि बाद औक़ात कोविड की वजह से लोगों में सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है। आपको याद होगा कि कोविड का पहला सिग्नल ये होता था, यानी सिम्पटम और नहीं होता था, सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती थी लोगों की, और वो सेंस ऑफ स्मेल
खत्म, अभी हम अगली उसमें फॉइल में बात करेंगे कि वो कोविड की वजह से क्यों खत्म होती थी। लेकिन उसके अलावा अल्जाइमर के मरीज या पार्किंसंस के मरीज, उनमें भी सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उनका जो ओल्फैक्टरी बल्ब है उसमें न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। तो उधेड़ उम्र में बू या खुशबू सूंघने की काबिलियत कम हो जाना, ये निशानी होती है कि शायद अल्जाइमर या पार्किंसंस का आगाज हो रहा है। और एक और बात कि ख्वातीन में जिस तरह रंगों की तमीज मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है, उसी तरह सेंस ऑफ स्मेल भी ख्वातीन में मर्दों की निस्बत थोड़ी बेहतर होती है। तो कोविड-19 की बात करते हैं हम। कोविड-19 से जो स्मेल की सेंस खत्म होती थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि कोविड-19 से कंजेशन हो जाती है, राइट? आम नज़ला जुकाम में कंजेशन हो जाती है जिसकी वजह से सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, लेकिन वो सिम्टम्स आने के बाद होती है। यानी नज़ले के सिम्टम आए, नाक बहनी शुरू हो गई, फिर नाक बंद हो गई, और उसकी वजह से जो है खाने की या स्मेल करने की काबिलियत खत्म हो गई। कोविड-19 में सिम्टम्स आने से पहले ही सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि कोविड-19 का जो वायरस था, वो एस2 रिसेप्टर, आपको शायद याद होगा उस जमाने में काफी एस2 रिसेप्टर की बात होती थी, उसके जरिए खलियों में दाखिल होता है, राइट? कोविड-19 का जो वायरस है उसके सरफेस पे एक प्रोटीन है जो एस2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, इसलिए वो दाखिल हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये हमारे जो ऑल्फैक्टरी सेंसर्स हैं उनमें नहीं होती। इसलिए कोविड-19 जो है डायरेक्टली जो हमारे सेंसर्स हैं, यानी जो रिसेप्टर्स हैं, उनको खत्म नहीं करता। लेकिन एपिथेलियल लेयर में इन सेंसर के अलावा और भी यानी हमारी एपिथेलियल लेयर में 3 किस्म के खलिए होते हैं, राइट? एक तो वो जो है रिसेप्टर्स हैं, उसके अलावा सपोर्ट सेल्स होते हैं। तो वो सपोर्ट सेल जो है उनमें एस2 रिसेप्टर होता है, उनको इस्तेमाल करके कोविड-19 का जो वायरस था वो खलियों में दाखिल होता था और उन्हें नाकारा कर देता था। इसलिए वो खलिए जब नाकारा हो जाते थे तो फिर जो रीजनरेशन है हमारे रिसेप्टर्स के वजह से, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स सारे उम्र काम नहीं करते, ये तकरीबन यानी 6 से 8 हफ्ते काम करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसके नए रिसेप्टर बनते रहते हैं। तो नए रिसेप्टर बनने का जो काम है वो जिन खलियों से होता है, वो खलिए कोविड-19 की वजह से नाकारा हो जाते थे। दैट इज द रीजन कि वो सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती थी। फिर जब कोविड-19, जब वायरस का अटैक खत्म हो जाता था, जब लोग रिकवर कर जाते थे, तो अक्सर लोगों को स्मेल जो थी वो वापस आ जाती। अच्छा, अब ये हमने रिसेप्टर के और जो खलिए हैं, सॉरी, ये जो जीन्स हैं, उनके लॉस की बात की थी। तो एक बहुत दिलचस्प पहलू ये है कि आपको पता है कि समुद्री मैमल्स जिसमें व्हेल है, डॉल्फिन है, और कई जिसे हम ऑटर कहते हैं, लुदर कहते हैं, राइट? ये समुद्री मैमल हैं जो समुद्र में रहते हैं। कुछ समंदर जो मैमल जो है वो ऑब्लिगेट समुद्री बन चुके हैं, यानी एक्वाटिक बन चुके हैं, यानी वो पानी में रहते हैं, पानी से बाहर नहीं रह सकते। जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, पानी से बाहर नहीं रह सकते, हालांकि सांस लेते हैं, ये फेफड़े हैं इनके, ये ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन इनके जिस्म का बाकी मैकेनिज्म जो है वो पानी के लिए अब इतना ऑप्टिमाइज हो चुका है कि पानी के बाहर नहीं रह सकते। लेकिन कुछ और जो है सी लाइन्स हैं जैसे, या ऑटर्स हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, पानी के बाहर भी रह सकते हैं। जो ऑब्लिगेट एक्वाटिक मैमल्स हैं उनमें सेंस ऑफ स्मेल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, यानी ये सारे के सारे जीन्स जो हैं ये उनमें भी मौजूद हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो क्रिएशनिस्ट हजरात हैं, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि व्हेल जो है ये मैमल है, खुश्की से पानी में वापस गए हैं। लेकिन व्हेल के डीएनए में वो सारे के सारे जीन्स मौजूद हैं जो इंसान में है और जो बाकी मैमल्स में है, लेकिन अब वो सारे के सारे नाकारा हो चुके हैं और हम देख सकते हैं। और ये मैमल्स, ये समुद्री मैमल्स का यानी व्हेल या डॉल्फिन का खुश्की से पानी की तरफ सफर का बहुत बड़ा सबूत है। एक और भी बहुत से सबूत हैं, वो हम पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि वो ट्रांजिशनल फॉसिल्स मिल चुके हैं। एक तो पाकिस्तान में मिला था, जैसे पाकीसीटस, उसका नाम ही पाकिस्तान के नाम है, पाकीसीटस यानी पाकिस्तान की व्हेल, राइट? वो ऑब्लिगेट एक्वाटिक नहीं था, यानी वो खुश्की में भी रहता था, पानी में भी रहता था, वो खुश्की पे भी चल सकता था, लेकिन उसके नाक के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें वो तब्दीलियां शुरू हो चुकी थी जो पानी में रहने के लिए होती हैं।
और उसके बाद और बहुत से फॉसिल्स मिले हैं जो पूरा जो सफर है खुश्की से यानी ऑब्लिगेट एक्वाटिक मैमल बनने का, व्हेल का या डॉल्फिन का, वो अब हमें बहुत से ट्रांजिशनल फॉसिल मिल चुके हैं। लेकिन अगर वो फॉसिल ना भी मिलते, सिर्फ डीएनए के मुआवजे से हम ये मालूम कर सकते हैं कि व्हेल में, डॉल्फिन में और जो ऑब्लिगेट aquatic एनिमल्स हैं उनमें वो सारे सारे जीन्स मौजूद हैं रिसेप्टर्स बनाने के और फैक्टरी रिसेप्टर बनाने के, लेकिन वो नाकारा हो चुके हैं। और जो ऑब्लिगेट एक्वाटिक नहीं है, यानी जैसे ऑटर्स हैं या सी लाइन है, उनमें अभी ऑल्फैक्शन के कुछ जीन्स मौजूद हैं, कुछ नाकारा हो चुके हैं। यानी जो प्रोसेस है समुद्र में जाने का, उसकी वजह से चूंकि ऑल्फैक्शन की अहमियत कम हो गई है सी ऑटर्स के लिए या सी लाइन्स के लिए, या जो वालरसिस हैं जो बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं जो खुश्की पे साहिली इलाकों में आराम करते हुए नजर आ जाते हैं, उनमें यानी जितना तनासब है उनका पानी में रहने का, खुश्की में रहने का वक्त के लिहाज से, उसी तनासब से उनके जो ऑल्फैक्टरी जीन्स हैं वो जाया हो चुके हैं। और जो ऑब्लिगेट aquatic एनिमल्स हैं उनमें सारे सारे जीन्स जाया हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो मैमल्स हैं, समुद्री व्हेल वगैरह जो हैं, उनका नेजल पैसेज जो है वो अब सामने की तरफ नहीं है, अब उनके हल यानी जबड़े पे नहीं है, अब वो उनकी खोपड़ी पे आ चुका है मूव करके। और यानी उनके नथने जो हैं वो खोपड़ी पे हैं, इसलिए समुद्री मैमल खुश्की पर आते हैं, सिर्फ वो जो उनका खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो बाहर निकालते हैं, वहां से सांस छोड़ते हैं, दूसरा सांस लेते हैं, उनके नेजल पैसेजेस जो है फिर बंद हो जाते हैं और वो फिर नीचे चले जाते हैं, राइट। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है समुद्री मैमल्स की खुश्की के अजदाद की जो कहानी है उनके जीन्स में लिखी हुई है। तो बहरहाल समरी जो है वो स्मेल की इवोल्यूशन की वो यही है कि 60 करोड़ साल पहले वो रिसेप्टर्स जो पानी में केमिकल डिटेक्ट करते हैं वो इर्तिका पजीर हो चुके थे उससे भी पहले, यानी जो यकखुल्वी जानवर थे उनमें अरब साल से मौजूद है, लेकिन 60 करोड़ साल पहले कसीर खलवी जानवरों का इर्तिका शुरू हो चुका था जिनमें वो रिसेप्टर मौजूद थे। 50 करोड़ साल पहले जो मछलियों के हमें फॉसिल मिलते हैं उनमें ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि डेडिकेटेड ऑल्फैक्टरी पिट है, और उसमें जो मौजूदा जो उनके जो अजदाद हैं, इन जो नस्लें हैं, उनमें जो बहुत कदीम किस्में हैं, यानी लैम्प्री का जैसे मैंने जिक्र किया था, उनमें 30 के करीब हमें ऑल्फैक्टरी जीन्स मिलते हैं। और फिर जैसे जैसे मछलियां जदीद होती जाती हैं उनमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के जीन्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। फिर जो बोनी फिश हैं उनमें ये तादाद और बढ़ जाती है। फिर तकरीबन 37-38 करोड़ साल पहले जब वो बोनी मछलियां जमीन की तरफ उन्होंने सफर शुरू किया, तो टेट्रापॉड जो थे उनमें ऑल्फैक्टरी जीन्स की तादाद बढ़ जाती है। फिर जब रेप्टाइल्स आते हैं उनमें ऑल्फैक्टरी दो किस्म के ऑल्फैक्टरी काबिलियत पैदा हो जाती है, राइट। यानी वो सूंघ के भी और फिर जबान से भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं हवा में केमिकल फेरोमोन्स वगैरह। मैमल्स में ऑल्फैक्टरी काबिलियत जो है वो मजीद बढ़ जाती है क्योंकि वो अब नॉकटर्नल है, उनका लाइफस्टाइल जो है रात का है, राइट। फिर डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जब मैमल्स दिन के वक्त रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो खतरा खत्म हो गया है, तो उनमें फिर जो ऐसे जानवर थे जो दरख्तों पर रहते थे उनके लिए विजन की अहमियत बढ़ गई। उनमें विजन दोबारा से इवॉल्व हुआ, यानी कलर विजन, 3 रंगों का विजन। लेकिन ऑल्फैक्शन की अहमियत कम हो गई जिस वजह से अब जो प्राइमेट्स थे उनमें ऑल्फैक्टरी जीन्स वो कम होते गए। और उसके बाद फिर हम आज देखते हैं कि इंसानों में जीन्स की तादाद वही है जितनी तमाम मैमल्स में है, राइट, तकरीबन 1000 के करीब। लेकिन उसमें 50 से 60% अब नाकारा हो चुके हैं। और फिर जब हम न्यूरल थ्रेड की बात करते हैं तो स्मेल वो वाहिद सेंस है जो थैलेमस से नहीं होकर जाती, वो डायरेक्टली दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है। क्योंकि ऑल्फैक्टरी बल्ब का हमने बात किया था कि वो दिमाग के बिल्कुल सामने होता है, नाक से जो न्यूरॉन नर्व जो निकलती हैं वो सीधी ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाती हैं। और ऑल्फैक्शन सबसे पहली सेंस है, यानी सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग सेंस है। इसीलिए जानवर जो है वो सूंघने की हिस्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और यही वजह है कि इमोशनल हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऑल्फैक्शन से बहुत ज्यादा है। सूंघने की हिस्स से जो यादें हैं पुरानी वो जितनी ट्रिगर होती हैं वो बाकी किसी सेंस से नहीं होती।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। फर्दर स्टडी के लिए मैंने पहले भी ये किताबें दी थी। एक किताब मैंने और इसमें शामिल की है, द ट्री ऑफ लाइफ। ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है, पिछले साल रिलीज हुई थी गालिबन। और अगर आपको ट्री ऑफ लाइफ समझना है कि यानी जो 4 अरब साल की हिस्ट्री है वो कैसे साइंसदानों ने कंपाइल की, तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। और ये जो लिंक्स हैं साइंस की दुनिया के मुख्तलिफ लिंक्स, जिसमें यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। तो आपकी सबसे मेरी दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल को, साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अहबाब से भी कहिए कि वो साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहली बार किया था कि हम अपनी जो वीडियो प्रोडक्शन है उसके रैंप अप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत से नए वीडियो, हायर क्वालिटी वीडियो हम शुरू करेंगे साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, साइंस की दुनिया का व्हाट्सएप चैनल है, ये जो एवोल्यूशन सीरीज है इसका अपना व्हाट्सएप चैनल है। इस पे आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप सवाल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी चैनल से सवाल आए तो उसका हम जवाब दें। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अब आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो जरूर कीजिए। जी, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सवालात पूछने के लिए हैंड रेज करें, और एक वक्त में एक ही बंदा सवाल पूछे। जो लोग माइक में पूछना चाहते हैं मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, और बाकी अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सवाल लिख भी सकते हैं। मैं भी आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है। काइंडली अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। जब तक हम सवाल इकट्ठा कर रहे हैं, एक दो मैं आपसे और गुजारिशात कर दूं। इस लेक्चर में हम फिलहाल हमारी जितनी हिस्सियात हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। तो विजन पे, चूंकि विजन हमारे लिए ज़्यादा अहम है, उस पर 2 लेक्चर थे। उसके बाद अब हर सेंस पे एक एक लेक्चर होगा। ये जो हिस्सियात हैं 5, राइट, तो उन सब पे लेक्चर होगा। उसके बाद फिर मेरा इरादा है कि 1 या 2 लेक्चर जो हैं वो मैं न्यूरो साइंस पे करूँ, जिसमें ये हिस्सियात दिमाग में प्रोसेस कैसे होती हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो बॉडी का जो एवोल्यूशन है उस पर बात करेंगे, यानी जो स्ट्रक्चरल जो इर्तिका है। और गालिबन उसके बाद फिर हम जो मिसकंसेप्शन हैं उस पे हम आएंगे। तो अभी मुझे पूरा इल्म नहीं है कि पूरी लेक्चर सीरीज जो है उसमें कितने लेक्चर होंगे, लेकिन मिसकंसेप्शन आपको पता है हमारे इर्तिका के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। तो वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मैं हर लेक्चर में 5-6 मिसकंसेप्शंस की बात करूँगा। तो उसका मुझे अभी अंदाजा नहीं है कि कितना मिसकंसेप्शन पे कितने लेक्चर होंगे। तो जी, कोई सवाल? जी, मोहम्मद रमजान साहब, आपसे गुजारिश है कि काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए अपना। जी सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उसके अलावा आप रिटर्न सवाल भी कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस इर्तिका लेक्चर सीरीज का, उसमें भी आप सवाल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। सर मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं बायो का, बहुत ज़्यादा हम सीख रहे हैं आपसे। तो जो छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ना शुरू में जो सेल आपने बताया कि जो सिंगल सेल था जहाँ से स्मेल के जो रिसेप्टर है वो बने हैं, तो वो जी प्रोकैरियोटिक सेल था या कि यूकैरियोटिक सेल था? जी, बहुत अच्छा सवाल है। शुरू के जो खलिए थे, जाहिर है वो बहुत सादा थे। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी उनमें कोई मरकज़ा नहीं था, उनमें ऑर्गेनेल्स नहीं थे जो यूकैरियोटिक खलिए में होते हैं। उसके बाद बहुत अरसे के बाद यूकैरियोटिक खलिए इर्तिका पज़ीर हुए जो ज़्यादा पेचीदा हैं। और फिर यूकैरियोटिक खलिए जो थे वो कसीर खलिए जानवरों के आगाज का बायस बने, क्योंकि यूकैरियोटिक खलियों में वो इजाफी काबिलियत थी। मिसाल के तौर पर उनमें ऑक्सीजन के, यानी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनल होते हैं जिनमें, यानी एक खलिए में बीसियों, बाज़ औक़ात सैकड़ों की तादाद में वो ऑर्गेनल हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जिसमें यानी एटीपी बनता है, राइट। आपको पता है कि बुनियादी जो एनर्जी करेंसी जिसे कहते हैं बायोलॉजी में, किसी भी दुनिया में, जमीन पर किसी भी लाइफ फॉर्म को देख लें, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेल्युलर हो,
उसमें जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होनी है वहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, राइट। तो एटीपी बनाने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है कसीरतुल्दी जानवरों में, राइट। और एक यूकैरियोटिक खुलिया में बीसियों से सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो ये जो काबिलियत है यूकैरियोटिक खुलिया में, पेचीदा खुलिया में, ये बहुत अरसे में यानी करोड़ों सालों में, अरबों सालों में इर्तिका पजीर हुई। शुरू के जो खुलिया थे वो प्रोकैरियोटिक खुलिया थे। प्रो का मतलब है जैसे हम प्री कहते हैं पहले, राइट। तो कैरियोट का मतलब है यानी मरकज़ा समझ लीजिए। प्रोकैरियोट का मतलब मरकज़ा बनने से पहले, यानी बाय डेफिनेशन वो कलिए प्रोकैरियोटिक कलिए वो कलिए हैं जिनमें मरकज़ा नहीं होता। तो आजकल जो बैक्टीरिया है, राइट, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए बहुत छोटे छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक कलिया जो है वो बहुत बड़ा होता है। एक यूकैरियोटिक कलिया में सैकड़ों प्रोकैरियोटिक कलिया समझ सकते हैं, राइट। तो जो सिंगल जो पहला कलिया बना था उसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है कि वो क्या था कैसा था, लेकिन ये हमें इल्म है कि आगाज में आज से 4 अरब साल पहले जो कलिए थे वो सारे के सारे प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक कलिए थे। उनमें कोई मरकज़ा नहीं था और उनमें सादा सी ऑक्सीजन एक्सचेंज भी नहीं थे, यानी वो कलिए जो है वो ऑक्सीजन पे भी डिपेंड नहीं करते थे। यानी उनमें जो एटीपी बनाने का मैकेनिज्म था उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती थी, राइट। ये तो जब साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया खुद भी प्रोकैरियोटिक हैं, यानी उनमें भी मरकज़ा नहीं होता, लेकिन उनमें वो काबिलियत पहली दफा इर्तिका पजीर हुई जिससे वो फोटोसिंथेसिस के काबिल हुई, यानी सूर्य की रोशनी को की एनर्जी इस्तेमाल करके वो पानी को तोड़ के और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से वो शुगर बना सकते थे और फिर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन खर्च होती थी, राइट। उस तरह से हवा में ऑक्सीजन की तादाद बढ़नी शुरू हुई, वरना से पहले ऑक्सीजन थी नहीं। तो प्रोकैरियोटिक के लिए जो है वो ज्यादातर जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते, यानी जो जैसे हमारे गट में, हमारे आंतों में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे जो पेचीदा जो मॉलिक्यूल है उनको तोड़ के सादा मॉलिक्यूल में बनाते हैं। तो ये मतलब हेल्पफुल बैक्टीरिया है, यानी ये हमें बीमार नहीं करते, ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो है ये सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं और ज्यादातर ये एनारोबिक होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर काम करते हैं। तो जाहिर है कि आंतों में तो ऑक्सीजन नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक खलिए जो थे वो इब्तदाई खलिए थे और फिर बहुत अरसे बाद यूकैरियोटिक खलिए इर्तिका पजीर हुए। और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये एक अलग से बहुत बड़ा और अहम मौजू है बायोलॉजी का कि प्रोकैरियोटिक खलियों से यूकैरियोटिक खलिए कैसे इर्तिका पजीर हुए। और अगर आपको दिलचस्पी हो तो हम एक लेक्चर पूरा ये कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक खलिए किस तरह से इर्तिका पजीर हुए। ये एक यानी इतना अहम मौजू है कि जिस साइंसदान खातून ने ये दरियाफ्त किया था कि यूकैरियोटिक खलिए कैसे इर्तिका पजीर हुए, उन्हें नोबेल इनाम दिया गया। ये इसका अहम मौजू है बायोलॉजी। जी अगला सवाल। जी, आई गेस आज के लिए खाली ये एक ही सवाल था, मज़ीद सवालात नहीं आए ऑडियंस की तरफ से। तो चले अगर कोई सवाल नहीं है तो इस लेक्चर को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और इस लेक्चर में शमूलियत इख्तियार की। दोबारा अर्ज़ कर दूं कि हम इस लेक्चर को प्रोसेस करके चंद ही दिनों में साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे और राजा साहब का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाल देंगे। उसके अलावा साइंस की दुनिया फेसबुक के जो ग्रुप हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हम लिंक डाल देंगे। तो आप लोग जो यूट्यूब पर देखेंगे उनसे भी दरख्वास्त है कि साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि साइंस से मुतालिक हम जो और वीडियो बनाते हैं उनसे भी आप मुस्तफीद हो सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।